Hello guys, a very warm welcome. My name is Devika and I welcome you all to the series of NSO. आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं बेटा जी अबाउट दी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन लाइफ प्रोसेस। आज कुछ ऐसे लेवल 2 के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जहां पे आपको आपका दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन बेस्ड के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एक आधा हमारे बोर्ड एग्जाम में भी जहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं उस सेक्शन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो यहां से बनता ही है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड द चैप्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज लाइफ प्रोसेसेस। जी हाँ, लाइफ प्रोसेस, द ह्यूज चैप्टर। तो चलो देखते हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। अभी हमें असर्शन और रीजन से चालू कर रहे हैं, तो दिस इज द असर्शन एंड द रीजन। चलो पढ़ते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल जिनका खून बहुत गर्म होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, खून तो सभी का गर्म होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल इज बेसिकली द वन हु कैन कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, राइट? तो वो वाले वार्म ब्लडेड एनिमल बेटा जी। वार्म ब्लडेड एनिमल हैव देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट सेपरेटेड फॉर मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। असर्शन स्टेटमेंट दे दिया। रीजन क्या कह रहा है भाई? वार्म ब्लडेड एनिमल्स नीड हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही तो बात कह रही है ना कि रीजन भी ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। क्यों? कि यहाँ पे हमारे पास जो है वी आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल और हम में भी क्या होता है, वी हैव अ 4 चैम्बर हार्ट और हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइडेड है कि नहीं? अब ये जो लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइडेड है बेटा जी, ये लेफ्ट एंड राइट इज बेस्ड ऑन व्हाट? यहाँ पे एक बीच में एक वॉल होती है, राइट? एक मस्क्यूलर वॉल होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है ना? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं septum. So this wall separates your heart into two. ये जो सेप्टम है ये आपके हार्ट को राइट और लेफ्ट हिस्से में डिवाइड करती है और दिस वन द राइट विल गेट ऑल द deoxygenated blood from the body, from the lungs it would come to the left side of your heart which is having the oxygenated blood. If both of them mix तो फिर यहाँ पे क्या होगा? एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। सेल्स को बहुत ज़्यादा जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन करेगा, वो नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई माई डियर फ्रेंड्स both the statements are correct and hence the reason is also stating the correct reason for the assertion. तो ये रहा B. Both A and R are true and R is correct explanation. चलो नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एक जैसा ही स्ट्रक्चर है ऐसा इनका कहना है। अब अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑल 4 ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द आयन। आयन बीच में है और भाई बाकी सारी चीजें इसकी इर्द गिर्द है, एक अरेंजमेंट है। क्लोरोफिल इज ऑल्सो कंपोज्ड, इट्स कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड मैग्नीशियम। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी बेसिक है वो तो ठीक है, अब इसे ऐसा मान के चलो ना, ये अचीवर सेगमेंट है हमारा, राइट, जहां पे हमें एक्स्ट्रा अगर कुछ पता है तो उसका अगर हम लॉजिक लगा सकते हैं तो उसके मार्क्स हमें अचीव करने पड़ते हैं, तब जाके आप टॉपर बनते हो, राइट? तो ये टॉपर सेगमेंट्स के लिए। तो अब यहाँ पे आयन के अराउंड आपको जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर पता हो ना, वो बता रहा है। कंसिडर द अबव इंफॉर्मेशन, विच एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आर ब्लड। ये तो आपको पता है, ये जो इन्होंने राम कहानी बताई नहीं भी बताई होती तो क्या हो जाता, राइट? तो आपको पता है कि कौन है यहाँ पे हीमोग्लोबिन में? आयन। आयन इज द वन विच इज हैविंग द बाइंडिंग कैपेसिटी विद द ऑक्सीजन, राइट? तो Fe आयन यहाँ पे जिम्मेदार है। फिर many processes happen in the bodies of the living organism। हाँ भाई, तो क्या प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं? Those processes which involve
the building up of complex molecule from simpler ones are called as anabolism. मतलब anabolic reactions का definition इन्होंने दे दिया कि when we are making up things in our body, those which involve the breakdown of complex molecule. कह रहे हैं कि जब हम चीज़ों को तोड़ते तो हम उसे क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं. क्यों कहते हैं कि नहीं? सो मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. तो भैया ये मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन. यस और नो? Right? So now, which of the following life process can be considered as the example of anabolism? बोल रहे हैं कि बताओ दिए गए वाले चीज़ों में से कहाँ पे चीज़ें बन रही है. तो देखो, डाइजेशन में ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, रेस्पिरेशन में अगेन ब्रेकडाउन ऑफ दैट ग्लूकोज इज हैपनिंग, सो डाइजेस्टेड फूड. देन ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से पानी जो है वो बाहर जा रहा है, ना बन रहा है ना टूट रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन में इवेपोरेशन हो रहा है. जो पानी रेस्पिरेशन में बन गया, एक्सेस वाटर है, वो सारा चीज़ बाहर निकल रहा है. राइट? फिर फोटोसिंथेसिस में हम क्या बनाते हैं? C6H12O6. कौन? ग्लूकोज. राइट? तो ये एकमात्र ऐसी प्रोसेस है इन दिए गए प्रोसेसेस में से जहां पे एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही है. मतलब वी आर टेकिंग रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया. राइट? अब इन चीज़ों को सनलाइट के प्रेजेंस में इन दी क्लोरोप्लास्ट दे मेक ग्लूकोज, सो एनाबॉलिक रिएक्शन. चलो बढ़िया. रेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डायग्राम दी गई है. विच बिलो इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. Which row of following label correctly show where the filtration and selective reabsorption occur? Filtration किधर हो रहा है और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल कहाँ पे हो रहा है. राइट? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और उसके ऑप्शन दे रखे हैं. सो यू कैन सी P इज व्हाट? योर ग्लोमेरुल, नो द एफरेंट आर्टरियोल जो लेके आ रही है. Q is your glomerule, the network of capillary placed in the Bowman's capsule. सही बात. उसके बाद जो ऐसी मुड़ी सी ट्यूब होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा जी? बताओ फटाफट, क्या कहते हैं? PCT, proximal convoluted tubule. Convoluted क्योंकि वो मुड़ी सी है. राइट? देन आता है लूप ऑफ हेनली का असेंडिंग एंड देन डिसेंडिंग लिम्ब. फिर आपका आया DCT, कलेक्टिंग डक्ट एंड सो ऑन. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? करेक्टली शो वेयर फिल्ट्रेशन हैपन. तो आपको पता है फिल्ट्रेशन किधर को होता है? आपके ग्लोमेरुल, मतलब कि इसे हम क्या कहते हैं? मैल्फेजियन बॉडी भी कहते हैं. वेयर द ग्लोमेरुल इज लाइक ऑफ प्लेस्ड इनटू दैट Bowman's capsule, the cup shaped structure. तो that together is called as Malpighian body. ग्लोमेरुल में हो रहा है, मतलब Q में हो रहा है. अब हमारे पास आ जाते हैं 2 और 3. राइट? S क्या है भैया? कलेक्टिंग डक्ट है. और R क्या है भैया? आपकी PCT है. आपको पता है सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन किधर होता है? आपकी PCT में होता है. क्यों? अरे क्यों होता है? क्योंकि आपको यहाँ पे कैसी सेल्स मिलेगी? आपको यहाँ पे ब्रश बॉर्डर वाली सेल्स मिलेगी, ऐसी एपिथेलियल सेल्स जिसका surface, upper surface is modified for having villi, which increases the surface area for absorption. तो 80 to 90% of reabsorption is finished into your PCT. चलो जी. Which row in the table, ये पूरा का पूरा टेबल दिया गया है. Right? Show the correct product of aerobic respiration in humans and in yeast. और कहाँ पे है? रेस्पिरेशन, ईस्ट. अब आप जानते हो ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करता है. अल्कोहल फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है. तो ऐसा कहीं पे कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है क्या? सो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे तो. ठीक है, तो क्या ये सारा सही है? लैक्टिक एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है क्या? नहीं. चलो देखते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है अगेन? सो ह्यूमंस में, अच्छा ईस्ट लैक्टिक एसिड, ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है. बिल्कुल से ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा ह्यूमन की तो बात ही नहीं हो रही है. विच रो इन द टेबल शो द करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन
इन ह्यूमंस एंड ईस्ट। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये सही है ना, ह्यूमंस में भी पूछा इन्होंने, सिर्फ ईस्ट में नहीं पूछा, राइट। तो यहाँ पे हाँ जी लैक्टिक एसिड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। ये कंसेप्ट पे PYQs तो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आए जाते हैं, राइट। और ऐसे ही आपके NSO में थोड़ा सा सिमिलर कंसेप्ट, मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट से हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। अब नेक्स्ट वन, answer the question, read the statement. Gastroparesis is a disease in which the muscles of the stomach become paralyzed and cannot contract or relax. उसका GI tract contract और relax नहीं हो पाता है. Food high in fat can delay the process of digestion and the emptying of stomach जल्दी खाली भी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली पेरिसिस्टालिक मूवमेंट से ही तो आगे चीज़ें बढ़ती है। अब यहाँ पे बढ़ ही नहीं रही है तो क्या होगा, वहाँ पे सारी जो फूड है वो स्टक होता चला जाएगा, है कि नहीं। एंड दैट इज वाई नाउ हियर, which of the following food would be advised to the patient suffering from gastroparesis। अब ऐसे पेशेंट में हम कौन सा फूड जो है वो बेसिकली एडवाइस करोगे आप यहाँ पे, सूप्स एंड जूस ओनली, सूप्स एंड चिकन, सैलेड, राइट, फ्राइड चिकन एंड फ्राइड राइस, क्या बढ़िया बात है, आइसक्रीम एंड मिल्क ओनली, हाँ ये सारी चीज़ें करेंगे क्या। अब देखो आइसक्रीम और मिल्क, बल्ले बल्ले मज़ा ही आ जाएगा, सही यही कर दो पेशेंट चला ही जाए, राइट। तो हम ऐसे पेशेंट में सिर्फ सूप्स और जूसेस का ही सेवन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका जो फ्लूइड है फ्लूइड मूव आउट हो जाता है, लेकिन अगर सॉलिड पार्टिकल चला जाए तो इट नीड्स दैट पेरिसिस्टालिक मूवमेंट ओवर देयर। चलो, which row of table given below correctly gives the movement of gases across the blood and cell। ठीक है, तो ब्लड से सेल्स तक कैसे पहुंचती है चीज़ें ये पूछा गया है। तो RBC क्या उठाएगा, राइट। सो RBC ऑक्सीजन फ्रॉम RBC, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड सेल से। प्रोसेस कौन सी होगी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस की डिफ्यूजन होता है, ये हमें पता है। फ्रॉम सेल्स टू कहाँ पे, अब यहाँ से डिफ्यूजन होके वो कहाँ पे आएगा, राइट। अब डिफ्यूजन अगर होगा तो प्लाज्मा में आएगा, प्लाज्मा से डिफ्यूजन होके फिर वो प्रोसेस के लिए चला जाएगा। सो ऑब्वियसली आई कैन सी दैट दिस इज द करेक्ट रो ओवर देयर। परफेक्ट। चलो 8th क्वेश्चन गाइस, वी आर ऑन 8th क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू डू 21 क्वेश्चन है आज अपने पास, हाँ ऐसे बढ़िया उम्दा क्वेश्चंस। X amount of carbon dioxide, okay, is produced per molecule of glucose during aerobic respiration, right? During aerobic respiration, amount of carbon dioxide produced per molecule of glucose during fermentation by yeast. Y जो है वो दूसरा अमाउंट है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि what is true about X and Y। X is more और Y is more, बताओ। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कब प्रोड्यूस होगा, क्या वो X में होगा या फिर Y में होगा। हिंट दे रही हूँ, आपको आंसर तो पता चल गया है, मुझे पता है, ठीक है, दिख ही गया है आपको, लेकिन क्यों। द क्वेश्चन इज वाई। We are not just giving here answers, we are trying to understand why। तो क्यों भैया, अरे देखो यार, when it is being broken down, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हो और एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ते हो, तो क्या होता है, when we break the glucose molecule in the presence of oxygen, it's a complete combustion। कंप्लीट कंबर्शन मतलब भाई पीछे कुछ छूटा ही नहीं है, ना लैक्टिक एसिड ना इथेनॉल, कोई कार्बन आइटम छूटा ही नहीं है। तो आप सीधा लॉजिक लगाओ कि जितना बचेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकलेगा, इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे प्रोड्यूस होगा बेटा, राइट। सो X वुड बी मोर एंड Y वुड बी लेस ऑब्वियसली। चलो अब आते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चंस पे। अगर आपको ये सवाल बन रहे हैं तो आप समझो आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है, यू आर नियरिंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। तो टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस वर यू एबल टू गिव आंसर्स, कैसे लॉजिक के आपके सही बैठे या नहीं, खुद से ईमानदार रहना,
बाकी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे स्टेट द रूट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड सर्कुलेशन थ्रू द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ सच सर्कुलेशन इन ह्यूमन। नाउ यू नो ह्यूमन हार्ट इज हैविंग 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट। दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। यू हैव राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्यों, है ना। अब जो राइट साइड में सारा का सारा ब्लड आता है दैट कम्स वाया दी वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। हाउ इज द ब्लड कमिंग ओवर हियर? द ब्लड कमिंग ओवर हियर इज डीऑक्सीजनेटेड कंप्लीटली। कंप्लीट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ही गायब है ऑक्सीजन, डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ जाता है। फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आता है, इसे फिर पंप आउट कर देता है आपका वेंट्रिकल। आपका वेंट्रिकल इसे पंप आउट करता है बेटा जी। कैसे पंप आउट करता है माँ? हाउ डज इट पंप आउट, राइट, एंड वेयर डज इट गो? सो इट इज योर पल्मोनरी आर्टरी, आपका PA, right, your pulmonary artery pumping out this deoxygenated blood, pumping out this deoxygenated blood, and where does it go? It goes to the lungs. lungs से ये जैसे बाहर आएगा, so then it is pumped in your arteria. arteria में ये आता है आपके pulmonary वेंस से, राइट, ये आता है आपकी पल्मोनरी वेंस से। ये जो पल्मोनरी वेंस में ये जो ब्लड आया, इट इज पंप्ड इनटू योर लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपका जो सबसे बड़ा एओर्टा, सबसे बड़ा आर्टरी होता है, वो इसे पंप आउट कर देता है बाहर टू द बॉडी, ठीक है। अब इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से ये हुआ कि ये एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम बेसिकली, ठीक है। एक्चुअल हार्ट का डायग्राम में भी हम ये कर सकते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम से भी इस तरीके से इसे शो कर सकते हैं। ऐसी टाइप की डायग्राम्स अक्सर आपके क्वेश्चंस में दिखाई देती है, जहाँ पे ये आपको इस टाइप की स्कीमेटिक डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे पहचान कौन, राइट। दे विल आस्क यू व्हाट इज योर विच व्हेन इज carrying oxygenated blood from the lung to the heart, इस तरीके के सवाल कुछ भी वहाँ पे fill in the blanks, question mark, इसे पहचान कौन kind of questions का, right? That's why I have given you the explanation of this answer over there. So यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे double circulation हो रहा है। double circulation जब हो ही रहा है तो क्या हो रहा है? In the case of double circulation, you basically rotate the blood twice through your heart. The heart has to pump it twice. Was from the systemic circulation, that is from your body to the heart, and the pulmonary circulation, body to the heart to the lung, right? So अब ये जो circulation हो रहा है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? We can keep the oxygenated, deoxygenated blood एकदम separate, and we can use the energy at highest potential possible. सबसे ज़्यादा energy हम इसी वजह से use कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। नेम द ब्लड वेसल्स, देखो मैंने पूछा नहीं, बोला नहीं अभी कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू द हार्ट। तो आपको पता है क्या है आंसर? पल्मोनरी वेन। कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग, बहुत ईजी, पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं यूजुअली कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये स्टाइल होता है कि एक्सेप्शन, नीट का भी जब हम प्रिपरेशन करवाते हैं हम यही कहते हैं कि यार इस पे ध्यान दे दो कि क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। कहीं पे भी बायो में आप देखो अगर एक्सेप्शंस है तो उसको थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ता है, बिकॉज दैट अपीयर्स इन आवर एग्जामिनेशन। नाउ the major portion of carbohydrate produced by plant is stored in different parts of the plant. हाँ बिल्कुल ठीक है। Explain the mechanism by which this stored food is made available when different organ need it to grow for the growth. कैसे करते हैं? तो ट्रांसलोकेशन, इसे हम क्या बुलाते हैं बेटा जी? ट्रांसलोकेशन बुलाते हैं, क्योंकि बाई डायरेक्शनल फ्लो चल रहा है फ्लोएम टू फ्लोएम में, राइट, फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक एंड फ्रॉम द सिंक टू द अगेन अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. दिस इज हैपनिंग, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन.
अब यहाँ पे होता क्या है, तो वेरी सिंपल सी चीज़ है कि आपके फ्लोएम में जो भी फूड भेजा जा रहा है फ्रॉम द सोर्स, राइट, तो सोर्स कुड बी द लीफ, राइट, सो सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, हम इस फूड को यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हैं एंड देन वी सेंड इट ओवर हियर. नाउ व्हेन वी आर सेंडिंग इट ओवर हियर, इट इज गोइंग टू द सिंक. ये कहाँ पे जा रहा है, सिंक में. सिंक माने कि बेटा जी रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है. रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब यहाँ पे इसे इधर भेज रहा है, ये तो बात सही है, राइट. तो कैसे करते हैं, तो यहाँ से ग्लूकोज को हम बनाते हैं सुक्रोज, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट. अब इसके ये फ्लोएम है, हाँ बिल्कुल सही है, सीव ट्यूब है आपकी, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स है. लेकिन फ्लोएम के साथ साथ आपकी जाइलम वेसल्स भी तो मौजूद रहेगी, है ना. ये सारे बंडल्स भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे जो पानी को कैरी करते रहेंगे, ठीक है. अब ट्रांसलोकेशन के वक्त क्या होता है कि ये तो पहले हमने इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सिंक में भेज देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ज़रूरत पड़ती है तो पानी का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जाता है अगेन. अब पानी का ट्रांसपोर्ट होने की वजह से जो भी फूड यहाँ पे डिज़ोल्व था वो थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट होते हुए अब नीचे प्रेशर क्रिएट होते जाता है. ऑस्मोसिस से ये काम चल रहा है, राइट. प्रेशर क्रिएट होते जाता है एंड देन इट मूव्स अपस्टेयर्स to the places where it is required. So simple word, it is translocation. Right. Nice guys. In human beings, hormonal action is largely controlled by a mechanism where the secretion of one hormone is regulated by the action of another. Ab an example of blood glucose level control is given in the below diagram. यहाँ पे दिया है कि कैसे इन्होंने किया है. इसको क्या कहते हैं बताओ ज़रा. इसे कहते हैं हम द फीडबैक मैकेनिज्म, राइट. इसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन नोन एज, भाई, फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म कैसे, फीडबैक मैकेनिज्म, वाई 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 वाई, राइट. अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म है क्या हो रहा है कि जैसे भी आप शुगर खाते हो, ग्लूकोज खाते हो, तो क्या होता है, प्लाज्मा ग्लूकोज आपका गोज हाई. वैसे प्लाज्मा ग्लूकोज गो हाई, योर इंसुलिन इज स्टार्टेड टू सिक्रेटेड. आपका पैनक्रियाज वो ब्लड के ग्लूकोज को सेंस कर लेता है. जब भी आप बढ़िया सा कार्बोहाइड्रेट खाते हो, बढ़िया डेजर्ट खाते हो, राइस खाते हो, चपाती खाते हो, बर्गर खाते हो, जो खाते हो, जहाँ से भी आपका कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को मिल रहा है. अब जैसे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है गया, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होकर वो ब्लड में आ गया, ब्लड में आया तो पैनक्रियाज ने इसको सेंस कर लिया और फिर बोल रहा है अरे इसको तो अभी सेल में डालना पड़ेगा. सेल में ढकेलने के लिए कौन चाहिए, इंसुलिन चाहिए. तो सेल में अब क्या करता है, ये इंसुलिन उसे ढकेलना चालू कर देता है सेल्स में, किसे, आपके ब्लड के ग्लूकोज को. अब सेल्स में ये चला गया तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कैसे हो जाता है बेटा, ड्रॉप हो जाता है, राइट. सो अब जैसे ही ये ड्रॉप होने लगता है तो आपका पैनक्रियास फिर सेंस कर लेता है कि अरे अब तो बचा ही नहीं, राइट. तो यही चीज सेम, द प्लाज्मा शुगर इटसेल्फ इज गोइंग टू इनहिबिट द पैनक्रियास फ्रॉम सिक्रेटिंग द इंसुलिन मोर, राइट. सो इसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, इसे हम कहते हैं feedback mechanism. So what is the mechanism of hormone action known as feedback mechanism? Which is the sensory X? ये X क्या है भाई, helps to detecting the blood glucose level. ये आपका organ है. ये हम कह सकते हैं कि भाई जी ये बीटा सेल है, ठीक है. ये क्या है, ये बीटा सेल्स है of the pancreas, है ना, बीटा सेल्स of Langerhans in the pancreas. What would happen if such mechanism is absent? Imbalance. क्या हो जाएगा बेटा जी, इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना. तो हार्मोन कंट्रोल नहीं हो पाएंगे. अब दी गई है एक बढ़िया सी कहानी, कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी यही है खासियत. अब not all plants carry out photosynthesis by same mechanism.
In most of the plant, photosynthesis depends directly on the gas carbon dioxide that diffuses into the leaf through the stomata. However, some plants such as pineapple have the ability to store carbon dioxide in the vacuoles of the leaf cells as a part of complex carbon compound. This complex compound is transported in the chloroplast and releases carbon dioxide when required for photosynthesis to occur. Dark reaction के लिए चाहिए होता है उसे. This special photosynthesis mechanism is believed to have evolved as an adoption to conserve water for survival in dry condition. क्योंकि हम स्टोमेटास को दिन में ओपन नहीं रख सकते भाई. क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि दिन में अगर स्टोमेटास ओपन हो जाएंगे, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा, लेकिन गर्मी की वजह से ट्रांसपिरेशन रेट भी तो बढ़ जाएगा, तो वाटर लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा. इस वजह से क्या करते हैं, बड़े ही स्मार्टली दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, स्टोर कर देते हैं इन एन इंटरमीडिएट फॉर्म, अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइक एनी अदर केमिकल, फॉर एग्जाम्पल मैलिक एसिड्स, राइट. और फिर उसे ब्रेक डाउन करके हम उससे कार्बन डाइऑक्साइड डिराइव कर लेते हैं. अब विच प्रोसेस इन प्लांट डज द फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म minimize to help the plant survive to dry condition? Closure of stomata beta. Stomatas are closed stomata during the daytime. How is daytime जरूरी है. How is the ability to store carbon dioxide as a complex compound likely to help minimize the process referred in the A? How is the ability to store carbon dioxide complex compound likely to help minimize the process referred in? How is it done? It is controlled. The stomata closure and opening is controlled by the water present in the guard cell. How are such plants likely to take carbon dioxide from the environment? They open up their stomatas in the night. Answer इन्होंने दे रखा है. Convert it into an intermediate product, complex product, store it into the vacuoles and then reuse it for the photosynthesis. चलो. When some particles like sand or dust fall in our eyes start to water on there, है ना, आंसू आने लगते अपने आप. And when we blink to get the particle out, कौन blink कर रहा है? हम लोग. हाँ. This is a type of reaction to stimulate that the human body store. ये एक रिएक्शन है, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे. क्वेश्चन वही होगा. इन द अबव मेंशन रिएक्शन इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री? बेटा जी इनवॉलेंट्री है, आंख से आंसू आएगा ही आएगा. आंखों बोल रहे, आंखों से आंसू आएगा ही आएगा गाइस, राइट. सो इनवॉलेंट्री है. What is the specific name of given to the pathway, right, that bring about this immediate reaction? pathway बोला है तो हम रिफ्लेक्स एक्शन लिखेंगे कि आर्क लिखेंगे रे? बताओ. रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे बेटा जी. What are the names given to the organ that responds to a stimulus? Right, the organ that responds to a stimulus, इसे हम क्या कहते हैं? बताओ. Right? Sensory organs. अब sorry, the motor organ respond बोल रहा है ना, तो मोटर ऑर्गन्स, मसल्स है वो रिस्पॉन्स देती है भाई. हाँ, इनपुट का बात नहीं कर रहे. एंड द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस, कौन सी पार्ट में आपको मिलते हैं? राइट, द सेंसरी इम्पल्सेस मोस्टली इन योर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, सेरिब्रम में होता है. चलो, अब विडल सील, अ डीप सी डाइविंग मैमल. सील आपने देखे होंगे, सील्स हम इतने मोटे मोटे बड़े. अब diving mammal has special adaptation that enable to respire for a long period underwater without inhaling air. Such adaptation is given below. When diving, the blood flow all the parts of the body seal reduced by 80 to 95%. जैसे ही ये seal, वैसे तो ब्रीदिंग करता है लंग से, हाँ, अब जैसे ही ये डाइव करता है तो इसके सारे ऑर्गन्स को 80 से 90%, 80 to 95% ऑफ ब्लड जो है वो कम
देना कर देता है, सप्लाई कम कर देता है, एक्सेप्ट फॉर द क्लोज सर्कुलेशन बिटवीन द लंग एंड हार्ट एंड ब्रेन। इसका दिमाग, लंग और हार्ट का ब्लड सप्लाई कम नहीं करता। 70% of oxygen in the seal body is stored in the blood in hemoglobin as compared to just 51% in the human. 25% of oxygen is in the seal body is stored in muscles, that is in myoglobin, as compared to just 13% in the humans, right? So यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन किधर है या तो इसमें क्वेश्चंस ये आएंगे बेटा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आपको दिखाई देंगे, राइट, एंड दे विल आस्क यू कि अच्छा बताओ कि विच वन इज द रीजन फॉर इट, व्हाट ग्राफ इज शोइंग व्हाट रीजन फॉर इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोड अप ऑन दैट। मैंने कहा था ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे और बोलेंगे कि इन्होंने पहले आपको बता दिया कि इस तरीके से अडॉप्ट कर लेता है। अब बोल रहे कि यहाँ पे एक ग्राफ बना के दे दिया कि जब ड्यूरिंग द डाइव दिया है, दिस वाज द ऑक्सीजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द ब्लड, ये है। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन द ग्राफ क्वेश्चन यहाँ पे वही दिया है कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ऑन द विडल सील और आगे फिर इसके साथ होता क्या है। सो यहाँ पे इन्होंने कहा है बेस्ड ऑन द ग्राफ कि भाई ग्राफ को पढ़ो, ठीक है, बोला है ग्राफ को पढ़ो एंड व्हाट कैन बी इंटरप्रेट अबाउट द चेंज इन द रेस्पिरेशन हैपनिंग इन द सील बॉडी आफ्टर 20 मिनट्स अंडर वाटर। सो यहाँ पे टाइम दिया गया है, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60। हाँ, अब 20 मिनट्स के बाद क्या हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द ब्लड ऑफ द सील, कंटिन्यूस वो मॉनिटर कर रहे थे। अब जैसे ये देख रहे कि लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा बढ़ते गया, मतलब कि आपकी जो सील है वो क्या करने लगी, एरोबिक रेस्पिरेशन को छोड़ के एनारोबिक रेस्पिरेशन में चली गई, राइट, दैट इज वाई। सो जस्टिफाई योर आंसर, कह रहा है कि क्यों ऐसा हुआ बताओ तो ज़रा। तो यहाँ पे लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा कि अरे अब तो वो पानी के अंदर है, 10-20 मिनट तक तो उसने अपना जो ऑक्सीजन जो ब्रीथ लिया था है ना वो चला, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको छोड़ के वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगे और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हाई हो गया। सो द प्रोडक्शन ऑफ हाई लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, द इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन in the blood of the seal after 20 minutes of dive in deep sea water indicates that the cells of the seal is performing anaerobic respiration. That's the answer for you. Now adoption helps in the seal the most to produce energy for swimming during the first 20 minutes for diving. Explain why adoption P and Q do not help in such as much. पहले 20 मिनट में जो अडॉप्शन आर है, अडॉप्शन आर सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है। 25% ऑफ ऑक्सीजन इन द सील्स बॉडी इज स्टोर्ड इन द मसल्स इन मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है बेटा, वही हीमोग्लोबिन जैसा ही पिगमेंट, वही पिगमेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन योर मसल्स वी कॉल इट एज मायोग्लोबिन, राइट, एज कंपेयर टू जस्ट 13% इन ह्यूमंस। यहाँ पे ह्यूमंस में भी मायोग्लोबिन होता है, हमारी मसल्स स्टोर करती है, बैकअप प्लान होता है हमारी मसल्स के पास, बट सिर्फ 13%, 25%। अब ये जब डीप सी में चली गई है वहाँ पे कोई एरोबिक रेस्पिरेशन का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो रेस्पायर कर ही नहीं पाएगी, राइट। तो इस वजह से दिस हेल्प्स। अब ये और ये काम क्यों नहीं करता 20 मिनट के बाद, पहले तो बढ़िया काम करेगा, राइट। अब ये जो है 80 to 95% एक्सेप्ट फॉर क्लोज हार्ट, तो ये कुछ टाइम के लिए विल कंजर्व द एनर्जी, बट जब डीप सेव करने लगेगा तब जाके वो प्रे को ढूंढने लगेगा, घूमने लगेगा इन द वाटर, सो एनर्जी चाहिए रहेगा। उस टाइम पे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए उसको ये जो स्टोर्ड है बैकअप प्लान, जो एयर है इन द लंग्स वो तो खत्म हो जाएगी, राइट। डिजॉल्व 70% ऑफ ऑक्सीजन इन सेल बॉडी स्टोर्ड इन द ब्लड in hemoglobin as compared to 51% in the humans में 51% का स्टोरेज होता है।
हाँ ये भी अच्छा अडॉप्टेशन है, लेकिन ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, ब्लड विल स्टार्ट बिकमिंग डीऑक्सीजनेटेड, और उस टाइम जो बैकअप प्लान होता है, जैसे मसल्स में मायोग्लोबिन में हमारा भी बैकअप प्लान होता है, दैट इज 13%, इन दिस सेल्स इट इज 25%, एंड दैट इज वाई बिकॉज swimming during the first 20 minutes the body of the seal will utilize the oxygen from the blood. After that it starts to deplete obviously once it is used, and that's when the stored form of oxygen comes in picture. That's why R is the best adoption after 20 minutes. लेकिन पहले yes P and Q. और एक ग्राफ, अब अनीता की बारी. हाँ, अनीता conducted an experiment to examine photosynthesis in aquatic plants. Kept in tank by measuring dissolved oxygen, she plotted her results in the following graphs. X and ग्राफ Y भी है यहाँ पे. हाँ, ग्राफ Y, ठीक है, दो है, हम देखेंगे, पहले ग्राफ को समझते हैं. तो ग्राफ में आप देखो यहाँ पे टाइम है, हाँ, और यहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन है. अब ऑक्सीजन कैसे हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, बढ़ रहा है ऑक्सीजन विद द टाइम, ठीक है. अब Y वाले ग्राफ को भी देखते हैं. टाइम है, डिसॉल्व ऑक्सीजन. अब एक थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा है, धीरे 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 ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम भी हो रहा है. आपको अब पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन कम क्यों हो रहा है इस Y वाली ग्राफ में और इस X वाली ग्राफ में क्यों बढ़ रहा है. सो जब भी लाइट मौजूद रहेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा एंड ऑक्सीजन वुड बी रिलीज्ड, राइट. इन दिस केस फोटोसिंथेसिस इज नॉट हैपनिंग, सो लाइट इज नॉट प्रेजेंट. तो चलो, व्हाट कुड बी द एम. एम इज टू प्रूव लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. एक में इन्होंने लाइट दिया तो ऑक्सीजन बढ़ा, और एक में लाइट नहीं दिया तो ऑक्सीजन घटने लगा, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन भी कम होने लगा. Apart from photosynthesis, what other cellular process can be observed by the experiment? भैया अगर ये कम हो रहा है तो ये respiration की भी तो बात कर रहा है ना, तो respiration, photosynthesis के अलावा respiration would be our answer. Why does oxygen level rise in graph X? आपने जवाब दे दिया है पहले ही, ऑक्सीजन रिलीज होता है during the process of photosynthesis. Explain the downward slope in graph Y. No light, no photosynthesis, right, and that's why. अब आप कहोगे मैम यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है लेकिन रेस्पिरेशन भी तो ये कर रहा था, तो फिर क्या हुआ. अरे ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन वो इतना ज़्यादा रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है मुकाबले द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड, एंड हेंस दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. टेरेस्ट्रियल एनिमल यूजेस लंग टू ब्रीथ, वेल aquatic animal like fishes use gills to absorb the oxygen from dissolved oxygen from the water. Frogs are organism that can survive both water and land. भाई ये फ्रॉग बहुत ही अजीब होते हैं, इनके पास लंग्स भी है, इनके पास स्किन भी है, ये जब टैडपोल फॉर्म में होते हैं तो गिल्स भी होती है, और ये बकोफैरेंजियल रेस्पिरेशन भी कर पाते हैं. बकोफैरेंजियल इज दिस, राइट, तो बक्कल कैविटी का जो लाइनिंग है वहाँ से भी डिफ्यूजन के माध्यम से रेस्पिरेशन कर पाते हैं. हाउ डज फ्रॉग एक्वायर ऑक्सीजन वाइल इन अंडर वाटर. स्किन, डिजॉल्व फॉर्म, मॉइस्ट स्किन, बढ़िया तरीके से रेस्पिरेशन कर लेगा. आर द लंग्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड गिल्स ऑफ द फिशेस एनालॉगस ऑर्गन. हाँ हाँ, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट. हाँ है, yes they are, right, yes they are. Why? Because they are different per organs, स्ट्रक्चर भी अलग है लेकिन परफॉर्म सेम फंक्शन. ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है. Why do aquatic animals have higher breathing rate than the terrestrial animal? भाई ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है आपके लिए. क्या? क्योंकि यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन के भी भरोसे चलना पड़ता है ना. सो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज क्वाइट लो व्हेन कंपेयर्ड टू द एटमॉस्फेरिक, इसीलिए जो पानी में रहते हैं उनका रेस्पिरेशन रेट भी ज़्यादा होता है. The image below shows the cross section of the blood vessel of a human arm. Okay,
अब यहाँ पे ब्लड वेसल कौन सी है, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज शोन इन द इमेज। देखो ब्लड वेसल बोल दिया है, इसमें अगर ये वॉल्स भी है तो ये डेफिनेटली क्या है, आपकी वेन है, राइट कौन सी है, वेन है, ब्लड वेन है, आर्टरी नहीं। विच डायरेक्शन द ब्लड विल फ्लो इन सच ब्लड वेसल्स, भाई P to Q, राइट कैसे जाएगी, P to Q, इसीलिए तो यहाँ पे वॉल्स रखे सो दैट दी बैक फ्लो शुड नॉट हैपन, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर डायरेक्ट नहीं होता है ना, तो इस वजह से इट इज देयर। We often hear, next question guys, we often hear complaint about acidity in the stomach. Acidity, right? So overproduction of what substance is most likely to the reason? बताओ। Hydrochloric acid, HCl. Why is production of this substance necessary? Digestion में ये मदद करता है, कैसे, पेप्सिनोजीन से पेप्सिन बना देता है तो फैट डाइजेशन करता है, बैक्टीरिया पैथोजेंस कुछ भी आता है बाहर से तो उसको भी नष्ट कर देता है, बिकॉज दिस इज सुपर एसिडिक। व्हाट, हाउ डज दिस स्टमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस म्यूकस, भैया म्यूकस प्रोड्यूस करता है, एक म्यूकस का लेयर परत बना देता है, दैट्स व्हाई। चलो, there are various muscles present in human digestive system, how known as sphincters. Two examples of this are given below. Pyrolic sphincter at the junction of stomach and small intestine, anal sphincter at the anus. Give one most likely consequence of malfunction of each. क्या होगा, Pyrolic sphincter at the junction of the stomach and the small intestine, right? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, डिओडिनम है, यहाँ पे पायरोलिक स्पिंस्टर रहता है बिकॉज दिस इज द एंड पार्ट। अब क्या होगा, यहाँ पे फूड थमेगा ही नहीं, सो यहाँ पे जो फूड का चर्निंग हो रहा है HCl के साथ उसका सामना हो रहा है, द पेप्सिनोजीन इज वर्किंग सो दैट काइम विल नॉट बी प्रोड्यूस एंड ऑल्सो देयर वुड बी एसिड एंटरिंग इनटू द पायरोलिक स्पिंस्टर डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, तो पायरोलिक स्पिंस्टर से डायरेक्टली हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता जाएगा, राइट, सो इट विल हैम्पर दी डाइजेशन प्रोसेस, अल्सर्स होने के चांसेस है। एनल स्पिंस्टर एट द एंड अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, कंट्रोल, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पैरालिसिस वैरालिसिस से सफ़र कर जाते हैं बेटा, तो उनमें ऐसा सिचुएशन होता है, सो द स्टूल्स वोंट बी कंट्रोल, वहाँ पे जो इजेशन की प्रोसेस है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है ऐसे पेशेंट्स में। चलो, डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज प्लासेंटा। हाँ जी, बिल्कुल सही, प्लासेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो सारी आर्टरीज और वेन्स है वो इकट्ठा होकर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है, और आपका जो डेवलपिंग फीटस है, ठीक है, उससे ये जुड़ी रहती है, दिस अम्बिलिकल कॉर्ड इज connected to that. So now here mention two structural design of placenta that help in embryo for getting nutrition. Villi, भाई, on this side there would be microvilli, छोटी microvilli which is helping in embedding into the uterus of the mother and also extract the nutrient from there, right? अब उतना ही नहीं, is the placenta tissue designed for one-way transport? Justify your answer. No. जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा बॉडी में वो प्लासेंटा क्या करेगा, इसको कैरी करेगा, बेबी के बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा, राइट, उसे मदर के सिस्टम में भेज देता है, सो इट्स अ टू-वे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Last question guys, arthropods and molluscs have copper containing respiratory pigment. तो क्या आप जानते हो कि आपके ऑक्टोपस में, हाँ, ऑक्टोपस में ब्लू कलर का खून होता है, क्यों? आओ चलो समझते हैं इस क्वेश्चन से। Arthropods and mollusks have copper containing respiratory pigment called as hemocyanin. हीमोसाइनिन की वजह से यहाँ पे बेसिकली ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है वो हो जाता है ब्लूइश इन कलर रैदर देन बीइंग रेड। रेड हम में होता है क्योंकि रेड पिगमेंट है, Fe है, इस वजह से, आयरन है, इस वजह से। while human being have iron containing hemoglobin. सवाल समझते हैं,
How does respiratory pigment help in the process of respiration? The respiratory pigments bind with the oxygen, and that's how it helps in taking up the oxygen in the blood. Now, why do multicellular animals need respiratory pigments? Multicellular organisms need the transportation system because the organ system are huge, the body is complex and it cannot work by simple diffusion भैया. इस वजह से वहाँ पे कुछ कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए जो सेल के सेल तक भी ऑक्सीजन पहुँचाया जा पाए, राइट? एंड दैट्स द जॉब ऑफ ब्लड विच कंटेन द pigments, right? The blood cells like RBCs which are having this oxygen binding pigment, respiratory pigment beta, right? So yeah, that's all for today. Stay tuned for more such videos on our channel, and all the best for your examination.